हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज झारखंड टुडे एमसीक्यूज के अंतर्गत हम लोग 23-24 मई के जो झारखंड रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसे डिस्कस करेंगे, जो कि आपका ये डेली बेसिस पर होता है हमारे AS पॉइंट PCS चैनल पर। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिएगा। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के रिगार्डिंग और टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जो कि आपके JPSC और JSSC के लिए उपलब्ध है, हमारे मोबीशाला ऐप पर सारे उपलब्ध रहेंगे। आपको सिर्फ मोबीशाला ऐप डाउनलोड करना है और यूज करना है इंस्टीट्यूट के तौर पर आपका ASPR 3939। उसके बाद जितनी भी मेरे कोर्सेज है वहां पर आपको उपलब्ध रहेंगे, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, लाइव और साथ ही आपका अन्य PDF नोट्स भी आपको उपलब्ध रहेंगे। अगर सिर्फ आप हमारे अध्ययन सामग्री स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है और साथ ही आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। पिछले वीडियो से हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। पिछला वीडियो में जो आपका अभ्यास प्रश्न था, जो कि आपको खुद से आंसर देना पड़ता है, चलिए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रश्न है आपका, हाल ही में झारखंड कैबिनेट के निर्णय के अनुसार खोले जा रहे 6 ITI कॉलेज में राज्य सरकार का कुल खर्च कितना होगा? पहला ऑप्शन है आपका 20.65 करोड़, बी है आपका 13.77 करोड़, सी है आपका 34 करोड़, डी है आपका 15 करोड़। संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं। 20 मई को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी। कोरोना संकट काल में झारखंड के युवाओं को हुनरमंद और स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार ने 6 ITI कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। ये सारे जो कॉलेज खोले जाएंगे, चूंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है और जितनी भी उग्रवाद प्रभावित जिले हैं वहां पर ये खोली जाएंगे, जिनमें 6 जिले हैं, रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में ये खोले जाने हैं। जो कॉलेज का निर्माण किया जाएगा कौशल विकास योजना के अंतर किया जाएगा और प्रत्येक कॉलेज पर 5.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस तरह से 6 कॉलेज पर 34 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग रहेगा। केंद्र सरकार इसमें 20.65 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी और राज्य सरकार 13.77 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें पूछा गया था कि राज्य सरकार कितने कुल खर्च करेगी, तो राज्य सरकार 13.77 करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्लियर है? तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का सेशन का। पहला प्रश्न है आज के सेशन का, हाल ही में झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों के साथ होनी अनहोनी पर कितने रुपए की बीमा कराई जाएगी? 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए? संबंधित तथ्य हम लोग पहले देखते हैं। जो भी एंटी नक्सल ऑपरेशन होगा, चूंकि झारखंड आपको पता है कि एक उग्रवाद प्रभावित जिले, जितने भी बहुत सारे जिले हैं जो कि आपका इसी में आते हैं, तो बहुत सारे उसमें पुलिस वाले जो होते हैं इसी अभियान ऑपरेशन में जाते हैं और उसके बाद कुछ अनहोनी हो जाती है। तो वैसे में उनके साथ, चूंकि फ्यूचर उनके फैमिली के साथ जुड़ा होता है, तो इसीलिए पुलिस मुख्यालय ने अब उनके लिए 40 लाख रुपए की बीमा की तैयारी कर ली है। पहले झारखंड में अब तक जवानों के लिए 20 लाख का बीमा होता था, जैसे कि आपका उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनका जो अंग है, आंख है, वो सारे जाते हैं, डैमेजेस हो जाते हैं, तो उनके लिए 20 लाख सिर्फ था। लेकिन यहाँ पर अब 40 लाख रुपए इसे कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में एंटी नक्सल ऑपरेशन में भारी संख्या में पुलिस बल और सैनिक बल आदि लगे हुए हैं। ये अभियान के दौरान अपने राज्य से अभियान चलाते चलाते पड़ोसी राज्यों की सीमा में भी प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में घटना होने पर भी उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 40 लाख रुपए होगा, बी। प्रश्न संख्या 2 है आपका, हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी हेतु जून 2020 से कई उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं। हाल ही में राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी हेतु जून 2020 से कई उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के तहत जो राज्य के अलग अलग उद्योग या फिर फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकलने वाले जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और प्राप्त आंकड़े तथा उत्सर्जन नियमों के अनुपालन के आधार पर उनकी रेटिंग भी की जाएगी, जो कि एक अच्छी पहल है। इससे पता चलेगा किस कंपनी, किस उद्योग, किस फैक्ट्री के द्वारा कितना अनुपालन किया जा रहा है नियमों को, सोसाइटी के प्रति उनका कितना योगदान है, इन्वायरमेंट के प्रति। वर्तमान में झारखंड में इस कार्यक्रम को प्रायोगिक स्तर पर चलाया जा रहा है। 5 जून 2020 से इस कार्यक्रम को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले सिर्फ ओडिशा और महाराष्ट्र में ऐसे ही स्टार रेटिंग प्रणाली की क्रिया किया जाता था। झारखंड, साथ ही इसमें झारखंड पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मात्रा की भी जांच की जाएगी। यह जो कार्यक्रम चलाया जाएगा, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट की सहयोग से यह चलाया जा रहा है। इस आधार पर तथ्य देखें तो इसका सही उत्तर जो होगा प्रश्न संख्या 2 का, वो सी होगा। झारखंड राज्य में यह प्रारंभ किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपका, हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य के कितने प्रखंडों को अति सुखाड़ घोषित किया है? 55 प्रखंड, 17 प्रखंड, 45 प्रखंडों या फिर आपका 28 प्रखंडों? संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 7 जिलों के प्रखंड शामिल हैं। 7 जिलों में 17 प्रखंडों को अति सुखाड़ और 38 को सुखाड़ की श्रेणी में रखा गया है। कुल जो घोषित है आपका सूखाग्रस्त वो 55 है। उसमें भी डिवीजन किया गया है। जहां पर अकाल का सबसे ज्यादा प्रकोप देखा गया उसे अति सुखाड़ की श्रेणी में रखा गया। वैसे 17 प्रखंड थे और सुखाड़ की श्रेणी में रखा गया है वो आपका 38 प्रखंड है। पिछले मानसून सीजन में हुई बारिश एवं अन्य आंकड़ों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार से स्थल निरीक्षण कर सूखा राहत कोष देने का आग्रह किया है। क्योंकि जितने भी जिले अगर या फिर जो उसके प्रखंड है अगर सुखाड़ घोषित किए जाते हैं तो केंद्र सरकार से सहायता राशि मिलती है। तो केंद्र सरकार की जो टीम आती है वो आके जांच करती है, उस आधार पर सहायता राशि दी जाती है। इसमें बदलाव भी किया जाता है लेकिन ये राज्य सरकार के द्वारा किया गया है तो उसी को हम लोग अभी सही मान रहे हैं। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न संख्या 3 का आंसर जो होगा, इसे पूछा गया था कि अति सुखाड़ कितने प्रखंडों को किया गया है। तो ऐसे 17 प्रखंड है जिसे अति सुखाड़ घोषित किया गया है। हर बारीकी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो भी डिस्कस कर रहे हैं सारे तथ्यों को जानकर हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर कुछ भी प्रश्न पूछा जाए, टोटल कितना प्रखंड था, अति सुखाड़ कितने हैं और सुखाड़ की श्रेणी में कितने हैं, तो ये सारे आप इजिली आंसर दे सके। प्रश्न संख्या 4 है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा कोहबर और सोहराई कला को जीआई टैग दिया गया है। इस चित्रकला में काला रंग के लिए किस पेड़ के बीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका बरगद पेड़ के बीज, दूसरा है आपका कपास के बीज, तीसरा है आपका भेलवा पेड़ के बीज या फिर डी उपयुक्त सभी। संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं। हजारीबाग की सोहराई एवं कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है। सोहराई और कोहबर कला है क्या चीज? तो सोहराई और कोहबर कला एक प्रमुख लोक कला है, झारखंड का एक प्रमुख, इसमें पेंटिंग किया जाता है। चित्रकला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है, साथ ही अपने मूल रूप में नैसर्गिक कलर, मतलब इसका होता है नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है इसमें पेंटिंग करने के लिए। क्लियर है? इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस होने का इसका रीजन है, क्योंकि इसमें जो पेंटिंग बनाई जाती है वो नेचुरल कलर, जैसे कि आपका लाल, काला, पीला, सफेद रंग पेड़ की छाल, मिट्टी और बीज से बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें दूध, जो आपका सफेद रंग के लिए, तो जो दूधी मिट्टी होती है उसके द्वारा इसका प्रयोग कर सफेद रंग बनाया जाता है। काला रंग जो बनाया जाता है भेलवा पेड़ के बीज को पीसकर तैयार किया जाता है। उसी तरह इनमें पेंटिंग में जो ब्रश भी यूज किए जाते हैं प्राकृतिक होते हैं, और उंगलियां, लकड़ी की कंघी, अब प्लास्टिक वगैरह के भी यूज होते हैं, धातु उनसे चित्र को उकेरा बनाया जाता है।
मिट्टी के घरों की अंदरूनी दीवार को ब्लैक एंड व्हाइट बेल बुट्टे पत्तों मोर का चित्र बनाकर सजाया जाता है। इस आधार पर हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का आंसर अब दे सकते हैं। इस चित्रकला में काला रंग के लिए किस पेड़ के बीज का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका सी, भेलवा पेड़ के बीज का उपयोग किया जाता है। अन्य रंग के लिए भी यहाँ पर सारा चीज बताया गया है, उसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपका, कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के बीच हाल ही में पहली बार 1 मई 2020 को यात्री ट्रेन का परिचालन किया गया है। चूंकि सारे चीज बंद था तो ट्रेन का परिचालन पहली बार 1 मई को किया गया था। यात्री ट्रेन का, याद रखिएगा, यात्री ट्रेन का, मालगाड़ी वगैरह तो चल रही थी, जो भी आपका ट्रेन थी। पहली ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाया गया था? ऑप्शन है आपका लिंगमपल्ली स्टेशन से हटिया रेलवे स्टेशन, दूसरा है आपका लिंगमपल्ली स्टेशन से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तीसरा है आपका लिंगमपल्ली स्टेशन से पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन, या फिर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं। कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के बीच देश में पहली बार 1 मई 2020 को, जिस दिन मजदूर दिवस बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो राज्य के मजदूर थे, प्रवासी थे, दूसरे राज्य में फंसे हुए थे, तो वो अपने घर आना चाहते थे, तो उनके लिए सुविधा हो, तो 1 मई को ही प्रारंभ हुआ था। इसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाने प्रारंभ की गई। तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार लिंगमपल्ली, जो हैदराबाद में स्थित है स्टेशन, से हटिया, जो कि झारखंड में स्थित है रांची में, तक विशेष ट्रेन चलाई गई। लॉकडाउन के कारण फंसे झारखंड के 1250 से अधिक प्रवासी श्रमिक एवं अन्य लोगों को 1 मई को तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से विशेष ट्रेन से हटिया रेलवे स्टेशन लाया गया था। ये जो पहला ट्रेन चला था, क्लियर है? तो जो प्रश्न पूछा गया था आपका, पहले जो ट्रेन चली थी वो किन स्टेशनों के बीच में चली थी? तो लिंगमपल्ली, जो हैदराबाद में स्थित है, हटिया रेलवे स्टेशन रांची झारखंड में स्थित है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 5 का ए होगा। प्रश्न संख्या 6 है आपका, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 10 जनवरी, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 मई। संबंधित तथ्य देखते हैं। विश्व भर में 22 मई 2019 को, इस साल आपका 20 होगा, इसमें हर साल ये मनाया जाता है, तो 19 में भी मनाया गया था। हर साल जो विश्व भर में 22 मई को, इस साल आपका 2020 में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का महत्व देखते हुए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जैव विविधता का तात्पर्य है बहुत सारे जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों का अस्तित्व धरती पर एक साथ बने रह सके, इसके लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया था। जैव विविधता की कमी से बाढ़, सूखा और तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदा का बढ़ने का खतरा हो जाता है। इसीलिए जरूरत होती है कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए तथा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में भी जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा डी, 22 मई को मनाया जाता है आपका हर साल। तो इस बार 22 मई 2020 को ये मनाया गया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और लास्ट है आपका झारखंड। संबंधित तथ्य देखते हैं। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो मजदूर हैं दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, तो अपने वो राज्य जाने लगे हैं। जाने के क्रम में बहुत सारे तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधा उन्हें दी जा रही है उसके माध्यम से वो जा रहे हैं, लेकिन लाखों मजदूर हैं जो पैदल जा रहे हैं और पैदल जाने के क्रम में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिन तक भूखे रहना पड़ रहा है, उनके जो पैर के चप्पल थे वो भी आपका घिस जा रहे हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक पहल प्रारंभ की गई है कि जो उनके जिले से, उनके राज्य से गुजरेंगे उनके लिए जूते और चप्पल दिए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू होकर राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 है आपका, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर यहां आपका मध्य प्रदेश होगा। प्रश्न संख्या 8 है आपका, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए जिस देश को की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है वह कौन सा है? ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश में जेवर जो जगह है आपका, वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के परमिशन दिया गया है। राज्य के गौतम बुद्ध नगर जनपद में बनने वाले देश के सबसे, और जो आपका ये देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। जेवर को बनाने का जो ठेका दिया गया है वो आपका ज्यूरिक, इसको नाम याद रखिएगा, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, जो कि एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, को मिला है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। जेवर हवाई अड्डे का नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसको भी नाम को याद रखिएगा। जेवर हवाई अड्डे का जो क्षेत्रफल होगा 5000 हेक्टेयर होगा और जिसका निर्माणी लागत होगा 29,560 करोड़ रुपए, जो अनुमान किया गया है। इसके बाद ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस पर 6 से 8 रनवे होंगे जो भारत में स्थित सभी हवाई अड्डों में सबसे ज्यादा होंगे। हवाई अड्डे का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में फैला होगा। इस पर 4,588 रुपए खर्च होंगे। इसका पहला चरण 2023 में पूरा होने की उम्मीद है। तो इस आधार पर जो इसका प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा वो ए होगा, स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 9 है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा, जिसे हम लोग H1N1 के नाम से जानते हैं, का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं। कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहे हैं? लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल के 24 घंटे के देखेंगे डाटा तो आपको सबसे ज्यादा 6000 से सबसे ज्यादा केसेस अभी तक इंडिया में देखे गए हैं। वही मानसून के साथ ही, चूंकि मानसून प्रारंभ होने वाला है, बहुत जगह चक्रवात से भी और अन्य वजह से भी मौसम खराब है, तो स्वाइन फ्लू का भी खतरा बढ़ गया है। H1N1 की संभावना से हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी गई है। इसी चुनौती को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल किया गया। ये 3 कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमक रोग है। H1N1 एक प्रकार का संक्रमक वायरस है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो सही उत्तर होगा ये, हरियाणा सरकार के द्वारा ये H1N1 कार्यक्रम टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को 4.40% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? कल ही के न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा। ऑप्शन है आपका 4%, दूसरा ऑप्शन है आपका 4.55%, तीसरा ऑप्शन है आपका 4.65% और चौथा ऑप्शन है 3.35%। संबंधित तथ्य देखते हैं। आरबीआई चूंकि मौद्रिक नीति को कंट्रोल करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज को नियंत्रण करती है। आरबीआई ने रेपो रेट को जो पहले 4.4% था उससे घटाकर 4% कर दिया गया है। आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर रेपो रेट क्यों घटाया जाता है, कभी बढ़ाया जाता है? अभी तो आप देखते होंगे कि बहुत सालों से आरबीआई रेपो रेट को घटा रही है। पहले आप देखते होंगे कि 6%, 7% हुआ था, आज ये घटकर 4% कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। तो आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है। आरबीआई बैंकों को या फिर अपने जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स को लोन देती है। और ये जो लोन होता है आपका कुछ
एक लंबे समय के लिए होगा, अगर मान लीजिए ग्राहक को इसको लंबे समय के लिए लोन चाहिए, और कुछ ऐसे भी लोन होंगे जो आपका अल्प अवधि के लिए होगा, मतलब कि आपका छोटी अवधि के लिए। जब लोन जो दिया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट भी लिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। तो जब लंबी समय के लिए जो लोन दिया जाता है उस पर इंटरेस्ट जो लिया जाता है, इसको हम लोग आपका बैंक रेट के नाम से जानते हैं, बैंक रेट के नाम से जानते हैं इसे। लेकिन जब वही छोटी अवधि के लिए लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा अपने बैंकों को या फिर कस्टमर्स को, तो उसे हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं, और इसी में अभी करेंटली कमी की गई है। तो यहां पर सीधा सा मतलब है कि रेपो रेट उस रेट को बोला जाता है जब आरबीआई बैंकों को छोटी अवधि के लिए जो कर्ज देते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसे रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट कम करने का क्या मतलब है? रेपो रेट कम होने से बैंकों को कम ब्याज देना पड़ेगा। पहले आप देखिएगा यहाँ पर 4.4% मान लीजिए एसबीआई ने लोन लिया था, तो एसबीआई को आरबीआई को 4.4% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट देना होगा। अब ये 4% कर दिया गया है तो बैंकों को अब इंटरेस्ट कम हो चुका है। अगर बैंक का अपना इंटरेस्ट कम देना है तो उनका अब वो लोगों को भी लोन देंगे। अब मान लीजिए जो कॉमर्शियल बैंक थे, वाणिज्यिक बैंक थे, इनको इंटरेस्ट आरबीआई को कम देना है, तो अब कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे? तो जो अपने पब्लिक के बीच में भी वो लोन देते हैं, क्योंकि बैंकों का काम ही होता है लोगों को लोन देना और उस पर इंटरेस्ट रिसीव करना, जो कि उनका मेन कमाई होता है। तो वो भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, इसीलिए लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा बैंक से लोन लेंगे। रेपो रेट कम होने से बैंकों को कम ब्याज पर आरबीआई से कर्ज मिलता है, तो इसके जरिए उनके फंड लागत कम हो जाती है। इसका फायदा वो कर्ज की दरों को सस्ता कर दे सकते हैं। क्लियर है आपका? अब इसमें एक और होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट पहले आपका 3.75% था, जो कि घटाकर 3.65% कर दिया गया है। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो जो भी बैंक होते हैं अपने दिन भर के कामकाज करने के बाद जो उनके पास रकम बच जाती है वो बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास जमा कर देते हैं। अब जो पैसे जमा किए गए हैं बैंकों के द्वारा, तो आरबीआई अब इन्हें ब्याज देगी। रेपो रेट में आरबीआई ब्याज ले रही थी, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में जस्ट इसका उल्टा होता है, आरबीआई ब्याज देती है, क्योंकि फंड जो है बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं। आरबीआई इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देती है उसे ही रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पर यहां पर अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा आपका 4% कर दिया गया है रेपो रेट को। तो आज का पूरा सेशन कंप्लीट होता है। आज का अभ्यास प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन से आपका, झारखंड राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी हेतु कई उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किए जाने की घोषणा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है आपका, झारखंड राज्य में जून 2021 से कई उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा है आपका, इससे पहले ओडिशा और महाराष्ट्र में ही ऐसी रेटिंग प्रणाली, स्टार रेटिंग प्रणाली को लागू किया गया है। तीसरा ऑप्शन है आपका, झारखंड ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मात्रा की भी जांच की जाएगी। और चौथा ऑप्शन है आपका, इस कार्यक्रम का संचालन जो किया जाएगा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जेएसपीसीबी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट यूसी ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। अब इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें उम्मीद है, और साथ ही हम इसे नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण तरह से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और भी नए प्रश्न लाके करंट अफेयर्स पर। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग पूछा गया था कि कौन सा हम पढ़ें, तो आपको मैंने बताया पहले भी था कि एक दैनिक जो आपका जागरण आता है राष्ट्रीय संस्करण का, उसे आप जरूर पढ़िएगा। अब वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाता है, उसके वेबसाइट पर जाइएगा तो वहां पर मिल जाता है राष्ट्रीय संस्करण का दैनिक जागरण। या फिर आप पढ़ते होंगे हिंदुस्तान वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा रिकमेंडेबल होता है।
अब ये तो राष्ट्रीय स्तर का पेपर हो गया, तो आपका चूंकि झारखंड से भी करंट अफेयर्स पूछते हैं, उसके लिए क्या, तो हमने उसके लिए बताया था कि या तो आप प्रभात खबर पढ़ सकते हैं या फिर आप दैनिक जागरण ही जो आता है राज्य का, रांची स्पेशल, प्रभात खबर भी जो रांची एडिशन ही पढ़िएगा। क्लियर है? तो ये दोनों से आपका डेली बेसिस पर अच्छे से कवर हो जाएगा। और बहुत सारी चीज हम यहाँ पर कवर करवाते ही हैं, नहीं भी पढ़ते हैं क्या ये कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर सारा कलेक्शन करके आपको लाते ही हैं। आप पढ़िएगा तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके यहाँ पर हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।